students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today I will give you the exercise of chapter 4 of your sociology book Understanding Society. The title of the chapter is Introducing Western Sociologist. Children, मैंने आपको ये चैप्टर क्लास में भी समझाया था और इसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए थे. सो टुडे आई विल गिव यू आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन. मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगी और साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी. लेट्स स्टार्ट. व्हाई इज़ द एनलाइटमेंट इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी? किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एनलाइटमेंट, ज्ञान क्यों होना ज़रूरी है? ज्ञान का उदय, लोगों के अंदर ज्ञान होना ज़रूरी क्यों होता है? आंसर: द एनलाइटमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज इट हेल्प्स इन द development of secular, scientific and humanistic attitudes of mind during the late 17th and 18th century. This is because Enlightenment positioned the human being as the central figure of the universe, with rational thought at its core. Rational and critical thinking transformed human beings into both producer and user of all knowledge. Those who did not adopt the new ways of thinking and reasoning were deemed as deficient and primitive. This development influenced society as it was a product of human interaction. Thus, it helped sociology to grow as a rational and scientific subject with critical analysis. Children, सोसाइटी का डेवलपमेंट तभी होता है जब लोग ज्ञान का उदय हो, लोगों में सोचने समझने की क्षमता हो, उनमें विवेक हो. और सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट भी तभी होगा जब सोसाइटी डेवलप्ड होगी. सोसाइटी में जो लोग हैं वो उनकी सोच जो है डेवलप्ड होगी. 17 और 18 सेंचुरी में जबकि डेवलपमेंट की परिभाषा बढ़ी तो साइंटिफिक जो चीज़ें थी उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, प्रूफ ज़्यादा लोगों के द्वारा मांगे जाने लगे. तो ज्ञान जो था, लोगों को जब लोग अपनी बातों को समझ पा रहे थे, दूसरों को समझा पा रहे थे, उनमें विवेक ज़्यादा जागृत हुआ था. इस कंडीशन को एनलाइटमेंट बोला गया. और जो सभी नॉलेज, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स जो थे, एक ह्यूमन बीइंग ही है, आप जानते हैं, ऐसा क्रिएचर है जो कि अपने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है. तो वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे ह्यूमन बीइंग जो कि सोचने समझने की क्षमता रखते थे, उन्हें एनलाइटन बोला गया. और जो कि इस अपने को तरक्की, अपने को प्रोग्रेसिव नहीं बना पाए, अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए, उन्हें फिर या तो पुराना बोला गया, मतलब उन्हें ये बोला गया कि वो उनमें विवेक नहीं है, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है. तो यदि व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई भी सोसाइटी हो, उसमें यदि सोचना, अपने बातों को एक दूसरे के से आदान प्रदान करना, अपने विचारों, अपने नॉलेज को दूसरे से डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें यदि कर पा रहा है तो एज अ ह्यूमन बीइंग वो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकता है. और इसलिए सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी में जो साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को प्रूफ करते हुए लोगों में जो डेवलपमेंट होता है वही सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू सोशियोलॉजी? आंसर: The Industrial Revolution brought many changes in the society. The invention of new machines led to evolution in the organization of labor and markets. The factory system and manufacturing on mass scale led to changes in modes of production and acquisition of raw materials from around the world. The growth of industries, urban space, slums, and modern form of government was a social consequences of these developments. As a result, the Industrial Revolution caused significant change in society, and thus the need to understand it also grew and led to the emergence of sociology. The scientific analysis of developments and study of social behavior
in industrialized societies were the main subject of sociology. This was made possible by empirical observation and study of the information about social indicators generated by the state. तो चिल्ड्रन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा उसके डेवलपमेंट में सोशियोलॉजी की हेल्प की, सोसाइटी के में हेल्प की। उसने किस प्रकार से जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोशियोलॉजी के उदय में। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो समाज में बहुत बड़ा चेंज आ गया। मशीनों का बहुत ज़्यादा निर्माण होने लगा, नई नई मशीन आने लगी, फैक्ट्रीज़ का सेटअप होने लगा, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। दुनिया एक दूसरे जो रॉ मटेरियल था उसको पाने के लिए या फिर सेलिंग के लिए एक दूसरे के बहुत करीब आने लगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का निर्माण हो गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए गए। रिज़ल्ट उसका ये हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, क्योंकि लोग एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की रीति रिवाज, एक दूसरे की चीज़ों को समझने लगे, जानने लगे, एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। तो इस तरह से एक दूसरे का जो सोशल बिहेवियर था उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया। लोग एक दूसरे के साथ जो है बिहेव करने के विषय में कि भाई इनके यहाँ किस तरह का कल्चर है, चीन में कैसा है, जापान में कैसा, अमेरिका में कैसा, लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा संपर्क में आने लगे और एक दूसरे के साथ सोशल बिहेवियर भी रखने लगे। तो ये जो सारी चीज़ें थी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दुनिया को एक दूसरे के करीब, एक दूसरे को समझने में सहायता प्रदान की। इसलिए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज किया और सोशियोलॉजी के उदय में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 3, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मोड ऑफ प्रोडक्शन। आंसर, Karl Marx's philosophy of capitalism was based on the notion of modes of production which was associated with the historical period. The various modes of production at a general level are primitive communism, slavery, feudalism and capitalism. As the specific label, the base of production is economic and includes productive force and production relation. The productive forces include land, labor, technology and sources of energy. Production relations refer to economic relationships and forms of labor organizations that are involved in production. Property relations are based on the ownership of means of production. तो चिल्ड्रन देखिए, क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स की जो फ़िलॉसफी थी उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन के उन्होंने बहुत 4 कंपोनेंट्स बताए थे। वो 4 कंपोनेंट्स क्या थे? तो पहला तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म और फिर कैपिटलिज्म। इस तरह से उन्हें 4 उन्होंने जो है कंपोनेंट बताए। और स्पेसिफिक लेवल पर प्रोडक्शन जो था इकोनॉमिक रूप से और लोगों को एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने में बहुत ही अपना बड़ा रोल निभाता था, अहम रोल निभाता था। उसके बाद यदि किसी चीज़ में प्रोडक्शन करना है तो उनमें चीज़ों की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती थी? लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी। इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के प्रोडक्शन में इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के साथ साथ और ऑर्गेनाइजेशंस में जो लेबर्स होते थे उनकी भी ज़रूरत होती थी। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती थी। और यदि प्रॉपर्टी रिलेशन की बात की जाए तो वो सिर्फ मींस ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप पर ही बेस्ड होती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू क्लासेस कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, the groups with similar interest and common objectives form same classes. This formation of classes is based on a historical process, which means that in every society class identity among the people was present. With the change in modes of production, technology and social relations, these classes became antagonist to each other, thus resulting in class conflict. For instance, in a capitalist society, there is a conflict between the capitalist and the working class. In such a society, both of them are in a direct opposition to each other and hence the class conflicts arise between classes. तो
मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्लासेस थी उनमें किस प्रकार से विवाद होते थे, उनके बीच में किस प्रकार से लोगों की जो बीच में मतभेद होने लगते थे वो कैसे होते थे। कार्ल मार्क्स के हिसाब से एक शोषित वर्ग होता था, दूसरा शोषण करने वाला वर्ग होता था। हिस्टोरिकल प्रोसेस में यदि देखें तो डिफरेंट क्लासेस होती थी, और सोसाइटी में जो क्लासेस हैं वो इस तरह से, जैसे कि देखिए लोग जो हैं जिनके पास पैसे होते थे वो सभी चीज़ों को क्या करते थे, वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, और जिनके पास कोई उपाय ही नहीं था वो लेबर के रूप में काम करते थे। तो ऑब्वियसली उन्हें अपने जीवन यापन के लिए उनके यहाँ काम करना होता था, और वो शोषित वर्ग फिर हो जाता था, क्योंकि जो जिनके पास पैसे होते थे वो अपनी मनमानी चलाते थे। तो जब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें देखिए टेक्नोलॉजी और सोशल रिलेशंस थे, उसमें भी बदलाव आने लगा। लोग जो थे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे, और इसकी वजह से उनके बीच में विवाद मतभेद होने लगे। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उनके बीच में मतभेद होने लगे। भाई वो समझने लगे कि इन चीज़ों पर हमारा भी अधिकार है, या फिर ये चीज़ें हमें भी ज़रूरी है। तो इसमें जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, मतलब पूंजीवादी जो समाज होता था, वह जो वर्किंग क्लास होती थी उसके साथ जो भी चीज़ें करता था, तो अब वो विरोध करने लगे और मतभेद होने लगे। इस तरह से दोनों ही क्लासेस के बीच में जो था वो डिफरेंसेस आ गए।